हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका विजय कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर और थोड़ा सा बड़ा। तो रोटेशनल मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो बड़े ध्यान से इस चैप्टर को समझना है, टॉपिक वाइज हम लेंगे। तो मैं यहाँ पर को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या है। तो हमारा चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है। एंड रोटेशनल मोशन। चैप्टर के अंदर क्या क्या है एक बार क्लियर कर दे, ताकि फिर हमको पता चल जाएगा कि कितने लेक्चर कितनी क्लासेस के अंदर ये होगा। तो मेरे बच्चों, चैप्टर के अंदर सबसे पहले है सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास प्लस इसका मोशन हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के बाद जो मैं कराऊंगा वो मैं आपको कराऊंगा टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। लोग टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम बाद में कराते हैं, लेकिन मैं इसको सेपरेट यहां पे कराऊंगा। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, ये क्या चीज है। तो वंस हम एक क्लास के अंदर टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम को करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ले लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ही समझने लायक टॉपिक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हम लोग शुरू करेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में चलेगा, पहले रोटेशनल मोशन के बारे में, रोटेशनल मोशन के टर्म्स करेंगे। फिर हम इसके अंदर रोटेशनल मोशन, इसके अंदर हम लोग लेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां भी लेंगे। और लास्ट में हम लोग एक दो लेक्चर के अंदर करेंगे रोलिंग मोशन। ये चीजें क्लियर होने से एक माइंड में कि भाई क्या क्या टॉपिक इसके अंदर है। सेंटर ऑफ मास, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन के रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इन लास्ट रोलिंग मोशन। तो थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो प्लीज इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर जगह पे मुझे पता है कि चीजें बड़ी फास्ट चल रही होंगी, तेजी से लोग कराते हैं। बट हमें बड़े आराम से, धीरे धीरे, बिना चिल्लाए, बहुत शांति से इसको हमें करना है। मेरे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकियों से भी करवाएं, ताकि हमारा ये परिवार, जो यूट्यूब परिवार है, वो आगे बढ़े। तभी इसका एक्चुअल बेनिफिट है, ताकि मास तक चीजें जाए। तो आप मेरे लिए ये फेवर करें, अपने आसपास दोस्त वगैरह हर कोई कम से कम 4 से 5 लोगों को सब्सक्राइब करवाए। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं सिस्टम ऑफ पार्टिकल मींस सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो पहले, अभी तक, इससे पहले के जितने भी चैप्टर थे उनके अंदर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को डील करते थे। आप चाहे एक बस थी, एक ट्रक थी, एक कार था, उन सब के अंदर हम लोग क्या करते थे, एक पॉइंट मास को डील करते थे। ठीक है। पूरे
बेसिकली पूरा बस था तो उसका हम सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से उसको रिप्लेस कर देते थे, लेकिन अब हम एक बस नहीं, अगर 10 बस के मोशन को एक साथ स्टडी करना है तब हम उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है सेंटर ऑफ मास। फिर से समझिए, अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास का रोल नहीं है, लेकिन एक नहीं 1000 पॉइंट मास के मोशन को स्टडी करना है तो उस केस में हमें उनका सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हम सेंटर ऑफ मास लेके करेंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन पहले बता देता हूं कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास, center of mass is a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated। तो ये मेरे 11th के बच्चे इस बात को ध्यान देंगे, इस वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी डेफिनेशन में सपोज्ड आप नहीं लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। So center of mass is a point where whole mass of the body can be assumed to be concentrated और सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम बॉडी का सारा मास अज्यूम कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो ये डेफिनेशन आपने लिख लेना है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। तो सपोज करते हैं कि देयर आर n number of particles having position vector, मान लेते हैं 3 ही ले लेते हैं, तो ये m1 है, ये m2 है और ये m3। पहले वाले का पोजीशन वेक्टर r1 है, दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर r2 है और तीसरे वाले का पोजीशन वेक्टर r3 है। तो मेरे बच्चों, इसमें आपका जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकलेगा वो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स में बड़ा आसान, तो कोऑर्डिनेट्स के टर्म में x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2, ठीक है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। इसी तरीके से YCM के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। और z कोऑर्डिनेट है, अगर 3D में ऑब्जेक्ट है तो m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 डिवाइडेड बाय टोटल मास।
ठीक है, तो बेहद आसान फॉर्मूला, इसको याद कर लेंगे, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं और वो आप इसको कर सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम मैंने यहां पे लिखा। सेंटर ऑफ मास 4 पार्टिकल भी हो सकते हैं, 5 पार्टिकल हो सकते हैं, 6 पार्टिकल हो सकते हैं, 1000 पार्टिकल हो सकते हैं, लेकिन आपसे मैक्सिमम 4 तक ही पूछेगा। तो ये हमने बात कर ली। इसमें एक और चीज हम करते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। ये तो हमने अलग अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकाला, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी कैसे निकलेगा उसको समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये कोई बॉडी है, तो अब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक इसका एलिमेंट लेंगे। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, किसी को घबराना नहीं है। हम एलिमेंट ले लिया हमने, और इस एलिमेंट का मास हमने एलिमेंट्री मेथड से निकाल लिया, सपोज करो डीएम है, और इसका पोजीशन वेक्टर यहां से आर है। तो मेरे बच्चों, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा आरसीएम, वो होगा इंटीग्रल आर डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम। घबराने की जरूरत नहीं है, इसका ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चनों में ये यूज होता है। तो अगर कोई भी बॉडी देता है तो आप क्या करोगे, ओरिजिन चूज करोगे, ओरिजिन से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लोगे, पॉइंट मास लोगे आर डिस्टेंस पे। जैसे एक एग्जांपल पे, अगर हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, ये कोई रॉड है और इसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मैं अगर मान लेते हैं एंड से यहां से निकालना है, तो मैं यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा, एट अ डिस्टेंस एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, तो या आर ले लो। ठीक है, यूनिटरी मेथड से उसका मास निकाल लूंगा और फिर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो लेकिन करने की जरूरत नहीं है, हाँ जो मेरे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो इसको कर सकते हैं, आगे चल के हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूं थ्योरेटिकली सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो पहला, अबाउट अबाउट सेंटर ऑफ मास। पहला पॉइंट, इट इज अ इमेजिनरी पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, पहले डेफिनेशन ही मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, इट इज अ पॉइंट वेयर होल मास of the body is supposed to be concentrated। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास of a body may lie outside of it। यानी किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसकी बॉडी से बाहर भी लाई कर सकता है। आप कहोगे सर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। अगर मेरे पास कुछ ये इरेगुलर शेप की बॉडी है, मान लीजिए इस तरह की बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हो सकता है कि यहां लाई करे, तो ये बॉडी से तो बाहर लाई किया ना। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी मे लाई आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। जैसे रिंग है, तो ये रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, या एनुलर रिंग ले लेते हैं इस तरह का, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा है। ठीक है, या सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई करता है, तो बॉडी के बाहर लाई कर रहा है। एक बात हम और कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास
may lie at a point where there is no mass। कहता है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसे पॉइंट पर भी लाई कर सकता है जहां पे एक्चुअली में कोई मास है ही नहीं, जैसे कि रिंग के केस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गए जिनको आपने ध्यान रखना है। एक और बात, सेंटर ऑफ मास lies toward heavier mass। तो अगर दो मास ये m1 है और ये m2 है, तो मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पर होगा। जरूरी नहीं है कि सेंटर पे होगा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसके सेंटर पे होगा। सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं कि हाँ m1 m2 अगर बराबर होंगे तो सेंटर ऑफ मास के सेंटर पे होगा, अदरवाइज सेंटर पर नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से इसका पोजीशन ये m1 है, m1 को मैं ओरिजिन मान लेता हूं। मुझे m1 से निकालना है, तो m1 को यहाँ पे क्या होता है, आपको थोड़ा या तो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हो या बनाना पड़ता है। तो ये m1 को मैं ओरिजिन मान लेता हूं, तो इसकी कुछ पोजीशन हो गए 0,0 और m2 की ओरिजिन m2 की, और ये r डिस्टेंस पर है, तो m2 का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x एक्सिस के अबाउट मास है, तो r,0। तो y कोऑर्डिनेट तो हमारा वैसे ही 0 है, तो y cm 0 है, पूरे पूरे एक्सिस पे x है। तो हमारे पास इसका जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आएगी वो आएगी m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, तो जो मेरा RCM आया, सेंटर ऑफ मास, वो आ गया m2r अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला याद भी कर लेंगे, अगर दो मासेस दी हैं तो आप इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। RCM इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास 1। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आर ये फ्रॉम 1 था, अगर मैं फ्रॉम 2 निकालता तो अब मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आरसीएम हो जाता है m1r अपॉन m1 प्लस m2। मेरा जो पहला फॉर्मूला आया वो आया m1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, और अगर मैं m2 से निकालूंगा तो फॉर्मूला ये आएगा। यानी जब मैं m1 से निकाल रहा हूं तो m2 ऊपर, और जब मैं m2 से निकाल रहा हूं तो m1 ऊपर। मेरे बच्चों, इसका मतलब जो r हुआ, R1 सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाय सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2, वो हो गया m2 बाई m1। इसका मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। कुछ बच्चे इससे परेशान हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई। ये RCM को मैं R1 लिख देता हूं। लेट्स से दिस इज R1, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास 1, एंड दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2। तो ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया सबको, m1 0 प्लस m2r अपॉन m1 प्लस m2। इसी पैटर्न पे मैंने दूसरा निकाला नहीं, डायरेक्ट लिख दिया r2, जो कि, तो ये मास हमारा m1 था, ये मास हमारा m2 था, तो मेरा सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहां पर है, तो ये डिस्टेंस r1 हो गया, ये डिस्टेंस r2 हो गया। अगर मेरे को r1 निकालना है तो मेरा होगा m2 टोटल डिस्टेंस m2r अपॉन m1 प्लस m2, और अगर r2 निकालना है तो होगा m1r अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी लाई टुवर्ड्स हैवियर मास। तो दो मासेस हैं तो हैवियर मास के क्लोज होगा। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट मैं लिखा रहा हूं और फिर हम क्वेश्चंस लेंगे। पांचवा पॉइंट,
center of mass of a symmetrical body lie at their geometrical center. So center of mass of a symmetrical body lie at their geometrical center. जैसे कोई रिंग है, डिस्क है, स्फेयर है, ये प्लेट है, तो उसके केस में आपका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। तो अगर बॉडी हर तरफ से सिमेट्रिकल है तो उसके सेंटर पे लाई करेगा। लेकिन कुछ अनसिमेट्रिकल बॉडी का हम सेंटर ऑफ मास याद कर लेते हैं। तो फॉर असिमेट्रिकल बॉडी वैसे तो कोई रूल नहीं बना सकते, तो मैं एक ले रहा हूं, इसका रिजल्ट आप याद रखोगे, वो ले लेते हैं। और इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं। अब जैसे ये सेमी सर्कुलर रिंग है, तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास, अब ये इसका सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहां पर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जरूर आप याद कर लेंगे। तो सेमी सर्कुलर रिंग का मैं डेरिवेशन में टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं। तो इसका जो आरसीएम होता है वो होता है 2r/π। बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा, तो प्लीज इसको आप याद करेंगे। फॉर असिमेट्रिकल बॉडी लाइट सेमी सर्कुलर रिंग है ये। तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके सिमेट्रिकल सेंटर से थोड़ा ऊपर 2π/r पे लाई करता है, 2r/π पे, सॉरी 2r/π पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है, ये याद कर लेंगे। इसी तरीके से आप याद कर लेंगे हॉलो स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर का। तो हॉलो स्फेयर का एक का r/2 होता है, एक का 3r/4 होता है। तो इसको आप एक बार कहीं से देख के लिख लेंगे, लेकिन जरूरत उतनी नहीं पड़ती है जितनी सेमी सर्कुलर का। एक हमको उनकी चीजों को, जो मैंने बोला, हॉलो का, सॉलिड स्फेयर का, हॉलो स्फेयर का थोड़ा सा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसके अंदर उनकी जरूरत पड़ती है। तो वो आप नेट से कहीं से उसको आप देख लीजिए, क्योंकि रटने वाली चीजें ज्यादातर मुझे भी याद नहीं रहती हैं और वो यूज भी नहीं होती हैं खासकर। तो अगर हमारे पास, ये तो सिमेट्रिकल बॉडी हो गया, मैं अगर एक कोन बनाऊं, तो कोन का जो, अगर ये कोन है, राइट एंगल कोन, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहां पर होता है। तो जो फ्लैट सरफेस है उससे h/4 पे, और ऊपर से एपेक्स से 3h/4 पे होता है। ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर रिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये चीजें आप मेरे बच्चों प्लीज एक बार आप देख लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं, जिनमें मैं कुछ क्वेश्चंस लिए जाएं, बड़े आराम से चीजें धीरे धीरे। सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चंस मैं लेना चाह रहा हूं। तो पहले मैं बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन लेना चाहता हूं, वो है, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो बड़ा सिंपल, ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो।
बड़े आराम से चीजों को समझेंगे। हो हल्ला चिल्ला चिल्ली ये सब की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है। अरे ये थोड़ा सा मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा, पर कुछ है ही नहीं। कॉपी, फिर हमारा बहुत छोटा सा आ रहा है। ठीक है, थोड़ा आपसे ये कह रहा है कि थ्री masses are placed on the x axis at 30 ग्राम एट द ओरिजिन। तो एक एक्स एक्सिस की लाइन बना लेते हैं। 30 ग्राम, 300 ग्राम हमारा ओरिजिन पे रखा हुआ है। 500 ग्राम हमारा 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। और 400 ग्राम हमारा 70 सेंटीमीटर पे रखा है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन। तो मेरे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन। हम कोऑर्डिनेट ऑलरेडी ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो 0,0 रखा हुआ। अब सारे एक्स एक्सिस पे है तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास जो आर आएगा वो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो आरसीएम M1 यानी 300, इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है कि ऊपर भी ग्राम में रहेगा नीचे भी ग्राम में रहेगा तो चल जाएगा। तो 300 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 40 प्लस 400 इंटू 70 डिवाइडेड बाय टोटल 300 प्लस 500 प्लस 400। तो ये हो गया 0, ये हो गया 5 का 20, 2000 प्लस 7 का 28। ठीक है, ये 7 का 28 हो गया तो 28,000, 5 का 20 तो 20,000 डिवाइडेड बाई 5 3 8 4 1200। तो इसको हमने कट कर दिया। तो उस हिसाब से हमारे पास कितना आ गया, ये 280 प्लस 200 480 डिवाइडेड बाई 12। तो 12 के 12, 12 24 बटे 36 5 का 48। तो मेरा आंसर 40 सेंटीमीटर आ गया। तो आपने देखा बेटा बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं उसको यहां पे लिख देता हूं। द बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड, मान लेते हैं 1.2 एंगस्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, अपने मन से ले लेते हैं। द बॉन्ड लेंथ ऑफ अ सीओ मॉलिक्यूल इज 1.2 एंगस्ट्रॉन। फाइंड इट्स सेंटर ऑफ मास फ्रॉम कार्बन। तो कुछ नए बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ये कैसे होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन कि आपको कह रहा है कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। अब कार्बन का मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, यही होता है ना। तो हमसे कहता है कि इसका बॉन्ड लेंथ मान लेते हैं 1.2 एंगस्ट्रॉन है। तो आपसे कहता है कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां से निकालना है, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम कार्बन। तो कार्बन से अगर कह रहा है
तो कार्बन को हम ओरिजिन ले लेंगे, तो 0,0 और इसका हो जाएगा 1.2 एंगस्ट्रॉन, 0। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने लिखवा दिया था, लेकिन फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो आरसीएम 12 × 0 प्लस 1.2 × 16 डिवाइडेड बाई 12 + 16। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 1.2 × 16, ठीक है, 1.2 एंगस्ट्रॉन इंटू 16 ग्राम डिवाइडेड बाई 12 और 16 हो गया 28। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आप समझ गए कि इसको कैसे करना है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का और मैं क्वेश्चन 2-3 ले लेता हूं ताकि सेंटर ऑफ मास, हाँ चलिए एक क्वेश्चन और मेरे पास आ गया और बहुत इजी क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं। हर तरह के क्वेश्चन लेंगे, तो अब मेरे बच्चों इसमें क्या कह रहा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो m1 है 1 kg और r1 है i कैप प्लस j कैप, वेक्टर फॉर्म में दे दिया। m2 है 2 kg, तो r2 है 2i कैप प्लस 5j। m3 है 4 kg, तो r3 वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप। तो अब आपको आरसीएम के लिए फॉर्मूला बताया हुआ है, उसको लगा देंगे, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो मेरे बच्चों m1 के लिए कितना है मेरे पास 1, r1 कितना है i कैप प्लस j कैप, m2 कितना है 2, r2 कितना है 2i कैप प्लस 5j कैप, प्लस m3 कितना है 4 और r3 कितना है 2i कैप माइनस j कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 2 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये i कैप प्लस j कैप प्लस 2 2 जा 4i कैप प्लस 5 2 जा 10j कैप प्लस 4 2 जा 8i कैप माइनस 4j कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास 4 2 6 1 7। आई को आई के साथ ऐड कर देते हैं, तो 4i आई 5i 5 और 10 15। मैं आई और जे सब एक जैसा लिख रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो मेरे पास यहां से आई, यहां से 4i, 4 और 1 5, 5 और 8, तो ये मेरा हो गया 13i। इसी तरीके से जे 10 और 1 11 माइनस 4 7j, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। तो ये मेरा आंसर आ गया आरसीएम। बेहद आसान क्वेश्चन, आप इसको करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए और लेते हैं सेंटर ऑफ मास के कुछ और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस लिए वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लिए, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में आपने कर दिया। अब ये क्वेश्चन है, two rod each of mass m and length l are placed along x axis and y axis in the figure, coordinate of the center of mass of the combination। तो मेरे बच्चों इसके अंदर आपको क्या करना है, जब आपको बॉडीज दी गई होंगी तो आपको पहले सिमेट्रिकल बॉडी है तो इनका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, यानी इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एक्सिस पर दो मासेस लेने हैं,
एक यहां लेना है और एक यहां लेना है। आपको बॉडी को रिप्लेस कर देना है उसके सेंटर ऑफ मास से। इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। कोऑर्डिनेट अब आपको बनाने होंगे। तो अगर इस रॉड की टोटल लेंथ L है तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया L/2 और y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। कोऑर्डिनेट बनाने होंगे, जिनको कोऑर्डिनेट में दिक्कत हो वो मेरे को कमेंट करेंगे। इसका y कोऑर्डिनेट L/2 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए L/0, L/2। फिर से हम क्या करेंगे, x इस बार हमें कोऑर्डिनेट बनाने हैं, तो x m m x1 L/2 प्लस m x कोऑर्डिनेट 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास 2m। तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट आ गया ml/2 बाई 2m, तो ml/2 डिवाइडेड बाई 2m, m से m गया, आंसर आ गया L/4। तो मेरा XCM। सिमिलरली YCM m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, ये भी आपका L/4 आएगा। तो मेरा आंसर L/4, L/4 आ गया। ठीक है, चलिए सेंटर ऑफ मास 2, सेंटर ऑफ मास सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपका नीट 2020 में आ गया है। चलिए इसको करा देते हैं। ठीक है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो नीट 2020 में आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक मास ओरिजिन पर है, एक मास 2m पर है और एक मास 2m पर है। तो आपको पता होगा 3 मास हो गया, तो XCM हमारा क्या आ जाएगा, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 2, ये x कोऑर्डिनेट हो गए, प्लस m3। अब इसका ना x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये 0,2 हो गया और ये 2,0 हो गया, तो m इंटू 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास 2m प्लस m 3m। तो आपके पास x कोऑर्डिनेट हो गया 2m बाई 3m mm। तो एक तरह से अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो x कोऑर्डिनेट हो गया 2/3 i कैप। सिमिलरली YCM आप जब निकालोगे तो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 2, सॉरी m2 इंटू 0, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट इसका भी 0 है, प्लस m3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन। तो ये भी आपके पास 2m बाई 3m, तो 2/3 जे कैप, तो 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसमें एक चीज आपने ध्यान रखना है, आप सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेन लैमिना, प्लेन लैमिना मतलब प्लेट की, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कि कोई ये बॉडी है, एक ये प्लेट है, कोई ये डिस्क है, तो अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं इसका एरिया भी यूज कर सकता हूं, ये ध्यान रखना। A1R1 प्लस A2R2 डायरेक्टली एरिया यूज कर सकते हैं। A1R1 प्लस A2R2 डिवाइडेड बाई मास की जगह पे यू कैन यूज एरिया। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेन लैमिना के लिए हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, A1R1 प्लस A2R2 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। ठीक है,
तो मैं देखता हूं कोई मुझे मिल जाए, जैसे इसको लेता हूं मैं। हमसे ना ये एक सीट दे दिया था, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटरोमा तो यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ शेप एज शोन इन फिगर। तो मैं आपको क्या करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको, ये जो L/2 है, दिख रहा है, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं। तो मैं टोटल इसको 3 प्लेट बना दे रहा हूं। पहली बात तो इस हर प्लेट का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में। मैं वैसे चाहूं तो तीनों प्लेट एक जैसी प्लेट है भाई, आइडेंटिकल प्लेट है हर एक का। एक साइड L/2 है और दोनों साइड एल, मतलब स्क्वायर प्लेट है और साइड L/2 है। तो मैं सबका एरिया ए ले लेता हूं। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट ध्यान से, कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है। हमको ये वाला कोऑर्डिनेट, ये कितना हुआ, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो गया L/4, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये भी L/4। तो पहले वाले के लिए जो कोऑर्डिनेट हुए वो L/4 कॉमा L/4 हो गया। अच्छा, इसके लिए आइए, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक L/2, ये L है ना टोटल, तो ये L/2 प्लस L/4, तो L/2 प्लस L/4, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट L/4 ही रहा। तो मुझे पहले वाले का कोऑर्डिनेट पता चल गए, दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट पता चल। अब आ जाओ तीसरे पे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहा, ये एक्स की तरफ जा रहे हैं ना हम, तो ये हमारा L/4 रहा। लेकिन y कोऑर्डिनेट के लिए ये पूरा का पूरा, ये हमारा L हो गया, नहीं L/2 हो गया, इसको टोटल इसने L दिया है, तो L/2 प्लस L/4। तो मेरे बच्चों थोड़ी सी ध्यान से समझेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं तीनों को रिप्लेस कर रहा हूं, एक को यहां पे, एक को यहां पे और एक को यहां पे, 3 मास से रिप्लेस कर रहा हूं। मेरे पास पहले वाले का कोऑर्डिनेट है L/4 कॉमा L/4, दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट मेरे बन रहे हैं, देख लीजिएगा, L/2 प्लस L/4, L/2 प्लस L/4। तो L/2 प्लस L/4, अगर मैं यहाँ पे 4 कॉमन लेता हूं तो 3L/4। तो x कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट 3L/4, 3L/4, और y कोऑर्डिनेट L/4। इसी तरीके से इसका जो है x कोऑर्डिनेट तो L/4 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट 3L/4। कोऑर्डिनेट ध्यान से समझेंगे, जैसे मैंने कहा पॉज करके दोबारा आप देखिए, डिस्टेंस देखिए, एक्सिस से डिस्टेंस देखिए, ये वाला डिस्टेंस L/4, ये वाला डिस्टेंस y की तरफ L/4, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया L/4 कॉमा L/4। अब इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ये यहां तक तो मेरा L/2 ही है, प्लस ये L/4, भाई L/2 का आधा L/4 ही हुआ ना, तो ये L/2 प्लस L/4। सिमिलरली इसके लिए ये L/2 प्लस L/4। अब मेरे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सब मास सेम है तो मैं सेम ले सकता हूँ, मास सेम ले सकता हूँ, एरिया भी लेना चाहूं तो एरिया भी ले सकता हूँ, कुछ भी लूं कोई दिक्कत नहीं, एरिया ले लेता हूं चलो। तो a इंटू L/4 प्लस a इंटू 3L/4 प्लस a इंटू L/4 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3a। तो इससे मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, एरिया सबका ऊपर नीचे हम कट कर देंगे, तो L/4 प्लस 3L/4 प्लस L/4, तो ये आ जाएगा 4, 3, 4, 5, 5L/4, और सिमेट्रिकल है, नीचे 3 भी है, तो इसीलिए 5L/12, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये 5L/12,
वाई भी ऐसे ही आएगा, आप करके देखिएगा, क्योंकि भाई दोनों कोऑर्डिनेट एक सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेट है, तो आंसर 5l/4 5l/ मतलब 5l/12 5l/12 आ जाएगा। चलिए मेरे बच्चों, एक चीज मैं आपको बताऊं, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। अब होगा क्या, अगर आप कहीं से मास को रिमूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। तो अगर हम किसी सिस्टम में से मास को रिमूव कर रहे हैं तो हम नेगेटिव मास के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। तो मैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये डिस्क है, ठीक है। अब हम इस डिस्क में से एक छोटा सा पोर्शन कट करके रिमूव कर देते हैं। ये पोर्शन हम कट एंड रिमूव। तो हम क्या मानेंगे, इसको कैसे विजुलाइज करेंगे, हम इसको ये मान के चलेंगे कि ये पूरी बॉडी मानेंगे, हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, दिस इज इक्वल टू होल बॉडी प्लस ऑफ दिस कट आउट पोर्शन विद सम नेगेटिव मास। तो इसका मैं टोटल मास m मानूंगा और इसका मैं टोटल मास -m मानूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया इस बॉडी को। तो मेरा क्या होगा कि अगर मेरा पहले सिस्टम ये था, समझिए, तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे था, 0,0 यहां पर था, ओरिजिन पे था। अब मान लेते हैं कि इसका सेंटर यहां पर है, ये आर है। तो मेरे बच्चों, प्लेनर बॉडी है तो मैं इसका आरसीएम, डेल्टा आरसीएम, सेंटर ऑफ मास में क्या शिफ्ट होगा उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। जो बड़ा मास है, जो पूरा डिस्क का मास है, वो m इंटू ओरिजिन, इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर पर ही होगा ना, तो m इंटू ओरिजिन प्लस -m इंटू दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास। यानी मास की जगह पे नेगेटिव मास ले लेना है। तो आपके पास आरसीएम, और मास की जगह पे मैंने कहा आप एरिया लीजिए, प्लेनर बॉडी है तो एरिया लीजिए तो ज्यादा अच्छी बात है। ये तो मैंने नेगेटिव मास बोल दिया, बट आप एरिया लीजिए। तो ये पूरी बॉडी का एरिया, स्मॉलर बॉडी का एरिया अपॉन पूरी बॉडी का एरिया, जो कटआउट पोर्शन है उसका एरिया। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा उसका फॉर्मूला आ गया -a इंटू आर अपॉन a माइनस ए। मेरे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को पॉज करके दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। कुछ बच्चों को आ चुका होगा, कुछ बच्चों को दो बार लगेगा देखने में, समझने में। अब मैं इस पर क्वेश्चन एक कराता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि सर आपने क्या कहा। तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन एक है मेरे पास, तो इसको ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक एक क्वेश्चन आया है, इसको आप देख सकते हो। क्या हो गया, चलो मैं इसी को इधर कर लेता हूं। हमसे कहता है कि फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ठीक है जी, ऑफ रेडियस आर, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r/6, एक हम दूसरा एक डिस्क को कट करके रिमूव कर रहे हैं।
So from a uniform circular disk of radius r, a circular disk of radius r by 6 and having center at distance r by 2 from the center of the disk is removed. तो ये दिया हुआ है, इसका मेन बॉडी का 0 0 और इसके सेंटर के बीच में r by 2 का गैप है. r by 2 from the center of the disk remove center of mass of the remaining portion of the disk. तो मेरे बच्चों मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है डेल्टा r इज इक्वल टू माइनस छोटे डिस्क का एरिया इनटू r डिवाइडेड बाय टोटल एरिया माइनस स्मॉल ए. ऐसे करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए. तो छोटे वाले का एरिया कितना होगा, पाई आर, उसका रेडियस कितना है, r बाई 6 है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू r बाई 2. फॉर्मूला में प्रॉपर वैल्यू रखनी है. छोटा डिस्क का कैपिटल एरिया आपका बड़े वाले डिस्क का एरिया है पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का है पाई आर बाई 6 का स्क्वायर, ये समझिए. बाकी R1 आपका 0 है और R2 जो मैंने R लिया है वो r बाई 2 है. बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. चलिए मैं एक बार सब रब करके दोबारा फॉर्मूला लिख दूं ताकि कुछ बच्चे जो मेरे परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो. तो मेरे पास डेल्टा RCM शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ए आर अपॉन ए माइनस ए है. बस ये रखना है वैल्यू. तो माइनस एरिया छोटे वाले का पाई आर बाई 6 का स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 36. तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 36 इंटू आर बाई 2 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 36. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, हो जाएगा. तो आर स्क्वायर हम कट कर देते हैं ताकि ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, पाई भी कट कर देते हैं, पाई पाई पाई, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए. तो मेरे पास ऊपर बच रहा है माइनस आर बाई 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाई, नीचे बच रहा है 1 माइनस 1 बाई 36. तो ये हो गया माइनस आर बाई 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 माइनस 1 35 बाई 36. ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा माइनस आर बाई 2 इंटू 36 बाई 35. 36 कट गया तो माइनस आर बाई 70 सेंटीमीटर. फ्रॉम आर बाई 70 मेरा आंसर आ गया. तो मेरे बच्चों ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा. तो आप प्लीज इसको एक बार वीडियो को, जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत आए तो ये वाले क्वेश्चन को देख लें. बहुत आसान, अगर आपको एक बार आपने अच्छे से देख लिया तो. ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं इससे आगे की पोर्शन पे मूव करता हूं ताकि हम इस चैप्टर को कर सकें. अब हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो जैसा कि अभी हमने देखा, हमारे पास डिफरेंट, चलो टू पार्टिकल सिस्टम ही लेते हैं. तो हमारे पास ये R1, ये हमारे पास R2, ये मेरा M1, ये मेरा M2. तो RCM मेरा क्या बना था, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ये मेरे पास आ गया था M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास. मेरे बच्चों पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM क्या आएगा, DRCM बाई DT. तो अगर आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आ जाएगा. तो
सीधा एक ही पैटर्न पे फॉर्मूला m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये आपका वेलोसिटी आ गया। तीसरा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे dvcm बाई dt तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो m1a1 प्लस m2a2 सभी में एक ही पैटर्न आप देख रहे हैं तो आपको याद करने में आसानी। एक्सेलरेशन आ गया। चौथा, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास को मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स आपका dp बाई dt होता है। तो वो सारी चीजें जो आपने पहले पढ़ी हैं अब हम सेंटर ऑफ मास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो इन पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आप अपने पैकेज से कहीं से क्वेश्चन कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का कोई क्वेश्चन है? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, चलिए। तो एक बहुत आसान क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। आपसे ये कह रहा है टू ब्लॉक्स ऑफ मास 5 kg एंड 2 kg आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग। तो एक 5 kg का ब्लॉक है और एक 2 kg का ब्लॉक है। So two blocks of mass 5 kg and 2 kg are connected by a spring of natural mass and placed on a horizontal smooth surface. An impulse give a velocity of 7 meter per second to heavier block. तो ये 7 मीटर पर सेकेंड टू हैवियर ब्लॉक को दे रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब मेरे बच्चों 5 किलो और 2 किलो है, 7 मीटर पर सेकेंड 5 किलो को दिया, इसकी वेलोसिटी तो जीरो ही है। तो मेरे पास m1 हो गया 5 kg और v1 हो गया 7 मीटर पर सेकेंड, m2 हो गया 2 kg और v2 हो गया मेरे पास जीरो। तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ गया। तो m1 5 इंटू 7, m2 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 7। तो ये मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ गया। तो बेहद आसान क्वेश्चन, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं देता हूं अपनी तरफ से। तो क्वेश्चन, ये दो पार्टिकल हैं, एक को थ्रो किया ऐसे और एक को थ्रो किया ऊपर, बोथ आर ऑफ सेम मास, सेम वेलोसिटी से। एक को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस केस में कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है दोनों पार्टिकल चाहे कोई हॉरिजेंटली मूव कर रहा है चाहे कोई किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एक ही डायरेक्शन में लग रही है, विच इज डाउनवर्ड। तो मेरा जो ए सी एम होगा वो होगा m माइनस, अगर साइन के साथ लेता हूं तो m माइनस जी प्लस m माइनस जी m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो मेरा ए सी एम होगा माइनस जी जे कैप। डायरेक्शन की वजह से जे कैप मैंने लगा दिया। मेरे बच्चों मैं कह रहा हूं कोई पार्टिकल किसी भी एंगल से जा रहा हो, हॉरिजेंटली जा रहा हो, वर्टिकली जा रहा हो, 30 डिग्री पे जा रहा हो, 70 डिग्री पे जा रहा हो, सबको जी तो डाउनवर्ड नीचे ही लगेगा। ये नहीं देखना है कि ऊपर जा रहा है तो माइनस जी, नीचे जा रहा है तो प्लस जी, साइन कन्वेंशन नहीं लेना है यहाँ पर। तो पार्टिकल चाहे ऊपर जा रहे हो चाहे साइड में जा रहे हो चाहे किसी एंगल से जा रहे हो, उसका हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी सेम लेंगे। ठीक है, चलिए।
एक क्वेश्चन मैं और इस पर आपको चाहता हूं कराना, अच्छा क्वेश्चन है। ये एक पुली है, किया हुआ है आप लोगों ने, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, एंड m2 इज ग्रेटर देन m1। फाइंड acceleration of center of mass, acceleration of center of mass। तो मेरे कई बच्चे कहेंगे कि सर m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। तो यस मेरे बच्चों, इसमें जो m2 है इसकी एक्सेलरेशन होगी m2g माइनस m1। चलो मैं यहाँ पे वैल्यू क्यों लिखूं, मैं इसको लिख देता हूं ये। और ये बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है, एक बॉडी ऊपर जा रही है, एक बॉडी नीचे जा रही है। तो सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन मैं लिखूंगा वो लिखूंगा m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास। यही है फॉर्मूला मेरे पास। m1 ऊपर वाले की एक्सेलरेशन, जो ये वाली बॉडी ऊपर जा रही है तो a, प्लस m2 बॉडी नीचे जा रही है तो इसको माइनस ए लोगे, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो m1 माइनस ए अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं, ए कॉमन ले सकता हूं, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब मैं ए की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। एक्सेलरेशन होता क्या है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस, ये लॉज ऑफ मोशन में आपने किया था, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। अच्छा ये m2 माइनस m1 है, m1 माइनस m2 है, तो किसी में नीचे उसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं, माइनस ले लेता हूं, तो ये मेरा माइनस हो जाएगा m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी। तो ये मेरे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। मेरे बच्चों टफ नहीं है, इसको एक बार आप ध्यान से दोबारा देखें जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत लग रही है। अच्छा यहां भी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, यहां भी आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, if no external force is applied, if no external force is applied, linear momentum of center of mass, linear momentum of center of mass remain unchanged। तो अगर सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, अगर एफ एक्सटर्नल 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, यानी कंजर्व रहेगा। इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन अनचेंज। इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होगा, बट सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर कोई एक बॉम्ब रेस्ट पर है और वो एक्सप्लोड कर जाता है, अ बॉम्ब एट रेस्ट if explode, its center of mass will remain at rest। तो उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा। अब प्रोजेक्टाइल if explodes in midair,
तो अगर एक प्रोजेक्टाइल हवा में फट जाए, हवा में अपने आप फट रहा है, एक्सप्लोजन एक तरह से इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है, तो उसके सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टाइल पाथ ही फॉलो करेगा। और प्रोजेक्टाइल इफ एक्सप्लोड इन मिड एयर, its center of mass will continue to follow same parabolic path and will have range, सेम रेंज रहेगी उसका, किसका, सेंटर ऑफ मास का, इंडिविजुअल पार्टिकल का नहीं। तो यू स्क्वायर साइन 2θ/g। तो अगर एक प्रोजेक्टाइल हवा में एक्सप्लोड कर जाए, मिड एयर में एक्सप्लोड कर जाए, तो उसका सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें आप ध्यान दोगे। एक क्वेश्चन मैं इस पर आपको करा रहा हूं जिसको आपने समझना है। अ मैन ऑफ मास m is standing at one end of a plank of mass capital N, lying on smooth horizontal surface। ठीक है, so a man of mass m is standing at one end of a plank of mass m lying on a smooth horizontal surface. If man moves a distance x with respect to plank, find shift in position of center of mass। दूसरा, shift in position of plank। तो मेरे बच्चों ये कह क्या रहा है, इसको समझना जरूरी है। ये कह रहा है कि एक आदमी है, एक प्लैंक है, प्लैंक का डिस्टेंस एल है, प्लैंक की लेंथ एल है, और एक आदमी इस पे खड़ा है। तो जब ये आदमी मूव करेगा एक्स डिस्टेंस, तो प्लैंक कितना डिस्टेंस, पहले तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस मूव करेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस मूव करेगा ये बोला है। तो इसमें मेरे बच्चों आपने ये ध्यान रखना है, अगर मैं मैन को और प्लैंक को एक सिस्टम मानूं, तो कोई बाहर से तो फोर्स लग नहीं रहा है। तो जब कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो देयर विल बी नो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिंस, चलो कहानी नहीं लिखते हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो डेल्टा आर सी एम 0 होगा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैं मैन को और प्लैंक को एक सिस्टम मानो, तो मैन और प्लैंक एक सिस्टम है, सो देयर विल बी नो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा। क्यों, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा। दूसरा, हाँ, प्लैंक जरूर मूव करेगा। जैसे आप बोट पे चढ़ते हो, तो जब आप बोट पे एक डायरेक्शन में चलते हो, तो बोट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। क्यों जाता है, अपने सेंटर ऑफ मास को उसी पोजीशन पे रखने के लिए। तो ये प्लैंक भी पीछे जाएगा। तो लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैंक इज एक्स डैश। मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्लैंक वो एक्स डैश होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है। आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन के लास्ट बोगी में बैठे हुए हैं और ट्रेन 100 किलोमीटर चली, तो आप भी 100 किलोमीटर चले, और लास्ट में आप क्या हुआ, लास्ट बोगी से पहले बोगी में आ गए, तो 100 किलोमीटर तो आप चले ही चले, और जितना आप ट्रेन पे चले वो भी काउंट होगा। तो लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लैंक, तो हमारा प्लैंक कितना डिस्टेंस चला है, एक्स डैश, मैन भी चलेगा क्योंकि मैन उसके ऊपर है, प्लस हमने क्वेश्चन में दिया है कि इफ मैन मूव अ डिस्टेंस x विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, यानी प्लैंक के ऊपर x डिस्टेंस चला है तो ये x लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या किया मैंने, हमने मान लिया कि प्लैंक हमारा x डिस्टेंस, x डैश डिस्टेंस चल रहा है, तो मैन कितना चलेगा, प्लैंक का डिस्टेंस प्लस प्लैंक के ऊपर वो जितना चला है। ठीक है, तो मेरे बच्चों आरसीएम, डेल्टा आरसीएम, ये मैं क्या लूंगा, मास ऑफ मैन into shift in position plus mass of plank into shift in its position divided by total mass। ठीक है, थोड़ा कोशिश करना है इसको समझने का। मैंने क्या किया, दोनों का मास प्लैंक का ले लिया, m इंटू एक्स डैश प्लस, अब ये तो मेरा जीरो ही है ना, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपके पास x डैश आ जाएगा माइनस एम एक्स, आप करके इसको देख लीजिए m प्लस एम। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे कि अगर प्लैंक मैन x डिस्टेंस चलेगा तो प्लैंक माइनस एम एक्स अपॉन एम, और अगर मैं यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर दूं, व्हाट इज x डैश, x डैश इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू माइनस एम, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे आ जाएगा, दिस इज द x क्या है, x इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। तो मेरे बच्चों थोड़ा सा हो सकता है कि अब इसको ध्यान दें एक बार अच्छे से, दो बार आप देखिए, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट x को डिफरेंशिएट करूंगा, कहोगे सर ये पीजी कहां से आ गया, x डैश क्या है, x dash is the distance, let the distance travel by plank is x dash with respect to ground, ground के रिस्पेक्ट में है, तो इसीलिए जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरी वेलोसिटी आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये x क्या था, व्हाट इज x, x इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, देखो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ग्राउंड तो x डैश प्लस x था, लेकिन x क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन ऑन द प्लैंक, सिर्फ प्लैंक पे वो x डिस्टेंस चल रहा है, सो जब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वो वेलोसिटी आ जाएगा मैन का विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। बाकी आप इस फॉर्मूले को रख लीजिए, दोनों फॉर्मूले को। अब मैं इस पर आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जल्दी से एक क्वेश्चन इस पे, मैं इसको क्लास की तरह ही बच्चों ट्रीट कर रहा हूं, तो जैसे आपका तो काफी लंबा समय हो गया इस पर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। इन द गिवन फिगर बिलो, अ चाइल्ड ऑफ मास 4 केजी, चाइल्ड का मास 4 केजी है, स्टैंडिंग ऑन अ वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक का मास 40 केजी है, which is kept at rest on a horizontal smooth ground. If child walk on the plank with velocity 10 meter per second, so this is the velocity of a child with respect to, तो velocity of child या velocity of man with respect to plank आपको दे रहा है 10, देन द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपसे पूछा है, तो मैंने अभी फॉर्मूला किया है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी मास अपॉन m प्लस m इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, यही फॉर्मूला मैं यहां लगाऊंगा। तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरे को निकालना है, देन द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो माइनस माइनस मैन का मास है 4 डिवाइडेड बाय टोटल मास 44 इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक मुझको दिया हुआ है 10।
तो मेरा आंसर आ गया -10/11। समझ गए? तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन के साथ हम खत्म करते हैं आज की कहानी। जल्दी से मेरे बच्चों इसको बताइए, कितना कितना होगा ये? क्वेश्चन है, a bomb of mass m is projected from ground with speed v at an angle theta with horizontal. At the maximum height from the ground, it explode into two fragments of equal mass. If one fragment come to rest immediately after, then the horizontal range, center of mass का horizontal range, मैंने बताया अगर बीच रास्ते में कहीं भी फटे, center of mass will continue to follow the same parabolic path with the same range. U square sin 2 theta by g, U square sin 2 theta by g, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है मेरे बच्चों, काफी समय आपका ले लिया आज, तो मैं इस सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को यही खत्म करता हूं। हम आगे लेंगे टॉर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके क्वेश्चंस को शेयर कर दूंगा, इसकी डीपीपी को शेयर कर दूंगा, तो उसको आप करेंगे। तो ठीक है मेरे बच्चों, बाय, थैंक यू। आज के लिए हम लोग